हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी SMU एकेडमी। तो आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो उनके ऊपर बात करते हैं और उसके बाद हम इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, हमने HPSC यानी HCS हरियाणा सिविल सर्विस के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो करंट अफेयर में भी रहे हैं, करंट न्यूज़ में रहे हैं, उनके ऊपर हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। तो आपको उसकी फ़र्स्ट वीडियो मिल चुकी है, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही आपको हिस्ट्री का कोर्स भी शुरू किया गया है, वो भी आप चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है क्लाइमेट चेंज हैज़ एडेड ओवर 1000 लेक इन स्विस एल्प। तो स्विस एल्प्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये माउंटेन्स हैं और ये किस रीजन में पड़ते हैं। ये यूरोप के मिडिल यूरोप में ये है। तो न्यूज़ क्या है यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज काफ़ी देखा गया है, तो उसके चलते यहाँ पे इफेक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने शुरू हो गए हैं क्लाइमेट के चलते, जिससे कि वहाँ पे 1000 न्यू लेक जो है माउंटेन के आसपास बनने शुरू हो गए हैं। तो ये जो क्लाइमेट ज़्यादातर जो रीज़न माना जा रहा है वो क्लाइमेट चेंज माना जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग माना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम इसकी इन लेक्स की बात करें तो 1200 न्यू लेक जो थे वहाँ पे फॉर्म हुए थे। उसी रीजन में एप्स के आसपास। एंड ये कब हुआ था, जब लिटिल आइस एज आपकी एंड हुई थी, उसके बाद से ये बनने शुरू हो गए थे अराउंड 1850। आपको पता ही है कि लिटिल आइस एज आपकी 2.6 मिलियन ईयर्स पहले थी एंड 1850 के अराउंड एंड माना गया, तो तब से ही ये बनने शुरू हो गए थे। लेकिन अब जो है ये 1000 ही रह गए हैं। क्लियर। तो इससे एक ये भी देखा जा रहा है कि जो आपके जो माउंटेन्स हैं उनका कुछ पार्ट जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। एंड एक और रीज़न माना जा रहा है कि जो अपर पार्ट है लेक का और जो लोअर है वो मिक्स होना शुरू हो गया है। एक्चुअली उनमें वेरिएशन होती है, वहाँ के मौसम की वजह से वो दोनों जो है मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन अब वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पे एक प्रॉब्लम देखी जा रही है। एंड अगर लिटिल आइस एज की अगर हम बात करें तो एक क्लाइमेट इंटरवल के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि कब हुआ था, 14th सेंचुरी थ्रू मिड 19th सेंचुरी, यानी कि ये 14 से लेके मिड 19th सेंचुरी तक इसे एक लिटिल आइस एज का नाम दिया गया है, जो कि एक क्लाइमेट इंटरवल या हमका एक क्लाइमेट चेंज इसके टाइम पे देखा गया था। तो यहाँ पे सबसे मेन रीज़न जो इसे माना जा रहा है वो है कि आपका जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से यहाँ पे जैसे मिडिवल वार्म पीरियड में आप देख सकते हैं जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, एंड जो आपकी लिटिल आइस एज थी कैसे वो अफेक्ट हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो जो माउंटेन्स हैं उनकी लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो ये कहाँ पे है, ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है और इसके आसपास फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, लाइनस्टीन, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया एंड इटली के ये इसके चारों तरफ जो है ये कंट्रीज़ है। यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे एड्रियाटिक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये मिडिल यूरोप में आपके पड़ता है। नेक्स्ट की बात करते हैं टॉपिक की, ब्लू ओरिजिन्स न्यू शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट। ये न्यूज़ में है। आप सब जानते हैं कि जो अमेज़ॉन के CEO थे वो जेफ बेजोस, वो भी अब फर्स्ट पहले एक फ़्लाइट जा चुकी है रिचर्ड ब्रैंसन की। वर्जिन गैलेक्टिक के बारे में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे जो जेफ बेजोस है वो उनकी जो स्पेस है ब्लू ओरिजिन न्यू शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट है, उसके ज़रिए वो 10 मिनट की फ़्लाइट उन्होंने स्पेस में की है। तो ये एक तरह से इसे जाना जा रहा है कि जो मार्क बेजोस है, वॉली फंक 18 ईयर ओल्ड जो पैसेंजर है वो उनके साथ गए थे। क्लियर। ये उनके ब्रदर हैं मार्क बेजोस, वैली फंक एंड 18 ईयर ओल्ड के एक पैसेंजर थे ओलिवर डायमंड। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस मिशन का, तो यहाँ पे इन्होंने एस्ट्रोनॉट ने एक्सपीरियंस किया है 3 से 4 मिनट ज़ीरो ग्रेविटी। क्लियर। ज़ीरो ग्रेविटी का मतलब है कि वो कर्मन लाइन से ऊपर चले गए थे। कर्मन लाइन का हमने पढ़ा था, आपको बताया था 80 से 100 किलोमीटर के बीच का जो, ठीक है, उसके बीच में जो लाइन है वो कर्मन लाइन होती है, और इसके ऊपर अगर आप इसे क्रॉस कर लेते हैं तो आपकी ज़ीरो ग्रेविटी वाली सिचुएशन वहाँ पे आ जाती है। तो एक तरह से इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री है स्पेस की, कौन सी, कर्मन लाइन। अगर इस रॉकेट सिस्टम की अगर हम बात करें जिसमें वो गए हैं, न्यू शेफर्ड नाम है इसका,
एंड ये रॉकेट सिस्टम तैयार किया गया है टूरिस्ट को स्पेस में ले जाने के लिए। साथ ही किसने बिल्ड किया है? ब्लू ओरिजिन कंपनी, जिसके ओनर कौन है? जेफ बेजोस। एंड ये जो शेफर्ड है ये किसके नाम पे रखा गया है? इसका नाम ये एलन शेफर्ड के नाम पे रखा गया है, जो कि फर्स्ट अमेरिकन थे स्पेस में जाने वाले, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। साथ ही ये जो फ्लाइट ऑफर करेगी 100 किलोमीटर अबाउ द अर्थ, यानी कि कर्मन लाइन को टच कर लेगी ये, तो वहाँ तक ये ऑफ़र करेगी। ओके, एंड साथ ही एक तरह से ये फुली रीयूजेबल होगी, वर्टिकल टेक ऑफ होगी एंड वर्टिकल लैंडिंग इसके ज़रिए व्हीकल्स की हो पाएगी, स्पेस व्हीकल की। एक्स्ट्रा फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग लिमिट? आर्मस्ट्रॉन्ग लिमिट क्या है? सी ये एक वो एल्टीट्यूड है, यानी कि इट्स एल्टीट्यूड अबाउ its altitude its altitude above the pressure is below 6.3 किलो पास्कल। इसका मतलब क्या है कि आपका जो नॉर्मल एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल पर, ओके, उसका 1/16 जब आपका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो उसे आर्मस्ट्रॉन्ग लिमिट कहा जाता है। ओके, एंड यहाँ पे ये जो प्रेशर होता है ये सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो काफ़ी हाई होता है, यानी कि एक बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का होता है, जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करता है तो वो उतना वहाँ पे एक प्रेशर होता है। तो ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन ब्लड या हम कहीं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए जो कि सही नहीं है, तो इसीलिए उन्हें एक प्रेशराइज सूट की ज़रूरत पड़ती है और वो इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर हम एग्जैक्ट एल्टीट्यूड की बात करें आर्मस्ट्रॉन्ग लाइन की, तो वो वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ओके, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज़ यूजुअली ये 18 से 19 किलोमीटर के बीच में ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड बाय 97th अमेंडमेंट क्वेस्ट। 97th अमेंडमेंट एक्ट है जो उसमें कुछ जो उसके प्रोविज़न है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्ट्रक डाउन कर दिया है, यानी कि ये एक जो वर्डिक्ट थी 2013 की वर्डिक्ट थी, तो उसमें कुछ प्रोविज़न जो थे उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को एक तरह से हम कहें कि अलर्ट किया है। तो यहाँ पे जो इसकी वैलिडिटी है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जो कि किसके लिए है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। इसके कुछ पार्ट को, ठीक है, जो इंसर्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो थे, उन्हें एक तरह से अपनी एक सहमति उन्हें नहीं दी है। ये आखिर है क्या? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो एक तरह से अफेक्टिव मैनेजमेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है? आपकी एक एसोसिएशन टाइप होती है इंडिविजुअल की, जो वीकर सेक्शन के लिए होती है, एंड एक तरह से उनकी जो इकोनॉमिक सोशल नीड्स होती है उन्हें पूरा करने के लिए वो हेल्प करते हैं। ओके, जैसे म्यूचुअल हेल्प हो गया एंड सेल्फ हेल्प हो गया, वो इसी के एक तरह से पार्ट माने जाते हैं। तो इट वॉज पास्ड, कब पास हुआ था ये? दिसंबर 2011 में, एंड इसी में अमेंड किया गया था 19(1)(c) आर्टिकल को अमेंड किया गया था, जो कि प्रोटेक्ट करता है कोऑपरेटिव्स को। साथ ही इसमें आर्टिकल 43B एंड पार्ट 9B जो है वो इंसर्ट किया गया था। अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट इट हैज़ बीन स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट। ओके, तो ये जो वर्डिक्ट है ये गुजरात हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है 2013 की, एंड इसमें जो डिसीज़न जो तभी से ये वर्डिक्ट चल रही थी, एंड इसका जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है, इसमें जो प्रोविज़न्स है उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में कहा है कि जो पार्लियामेंट है वो एनेक्ट नहीं कर सकती है लॉ रिगार्डिंग दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्योंकि ये पूरी तरह से सब्जेक्ट मैटर है। ओके, कम्प्लीटली ये सब्जेक्ट मैटर है किसके अंडर में? स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर में। तो ये अब यहाँ पे पार्लियामेंट को कोई पार्लियामेंट को हक नहीं है इनके लिए जो लॉ है वो एनेक्ट करें। अब यहाँ पे सेंटर का अगर हम रोल देखें, ठीक है, तो क्या यहाँ पे रोल है सेंटर का? तो जो रैशनल है इन मूव के पीछे सेंटर का, तो वो यही है कि सेंटर ने कहा है कि जो अमेंडमेंट है
वो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एनेक्ट किए गए थे ताकि हम इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मैनेज कर सकें। ओके, यानी उन्होंने यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी का नाम दिया है एंड इन्हें एक तरह से नोट टेक अवे द पावर ऑफ स्टेट, यानी कि ये जो स्टेट्स की पावर है वो उनसे नहीं छीनेंगे। स्टेट इन मामलों में अभी भी पावरफुल रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सेंटर अचीव करना चाहता है यूनिफॉर्मिटी, देन वो उसका एक ही तरीका है, ठीक है। अगर हम अंडर आर्टिकल 252 की बात करें तो वो डील करता है कि जो पार्लियामेंट की जो पावर है, ओके, तो वो दो या दो से ज़्यादा जो स्टेट्स होती है उनके कंसेंट के ज़रिए ही वो पार्लियामेंट के थ्रू जो इस तरह के अगर हम कहीं अमेंडमेंट्स हैं उनके साथ डील कर सकता है। तो 252 आर्टिकल के तहत ही पार्लियामेंट काम कर सकता है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स की कंसेंट उन्हें लेनी पड़ेगी अगर वो यूनिफॉर्मिटी अचीव करना चाहते हैं तो। ओके, तो एक तरह से ये स्टेट का मामला है एंड सेंटर इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कोर्ट ने ये कहा है। तो ये आपकी जो थी न्यूज़ थी। ओके, तो प्लीज़ ओके, कैसा लगा आप ये बताइएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं से रिलेटेड।